अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी कि ये एक थ्योरी है जो गैसेस के बिहेवियर को बताती है। ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे 8 से 9 बिहेवियर्स हैं जो गैसेस के मतलब इस थ्योरी के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, इस थ्योरी को शुरू करने से पहले हम लोग को 5 साइंटिस्ट के वर्क के बारे में स्टडी करना पड़ता है। सबसे पहले आ जाते हैं बर्नौली। बर्नौली ने क्या किया था, इस काइनेटिक थ्योरी को पेश किया था। यानी कि ये थ्योरी है, ये प्रपोज की थी बर्नौली ने, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये वही बर्नौली है जो आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा था। फिजिक्स का जो छठा चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर ये इसने एक इक्वेशन पेश की थी। फ्लूइड वाला जो चैप्टर था फिजिक्स के अंदर, 6 चैप्टर है मेरे ख्याल से, उसके अंदर एक इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन। वो ही साइंटिस्ट इधर है जिन्होंने ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पेश की है। अब इसके बाद आते हैं क्लासियस। ये भी एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काइनेटिक इक्वेशन पेश की थी। ठीक है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, वो क्या थी, वो मेरे पास इधर है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जो इन्होंने पेश की थी। ये मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ लेक्चर के एंड पर, इसके बाद भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या काम किया था, मैक्सवेल ने जो गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस की जो वेलोसिटीज हैं उसके मुताबिक बात की थी। यानी कि इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को पेश किया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जो मॉलिक्यूल्स की होती हैं। इसने कहा है कि जब मॉलिक्यूल अकेला होता है तो मॉलिक्यूल का कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल तस्वर की जा सकती है। अगर हम लोग देखते हैं कि ग्रुप के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलते हैं किसी भी एरिया से, तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज, उस वक्त मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसको हम नेग्लिजिबल तस्वर नहीं किया जा सकता। उधर हम लेते हैं उन सब के सब मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटीज के बारे में इसने बात की, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान जो एनर्जीज होती है उसके बारे में हमें बताया था। और एंड पे आ जाते हैं वंडरवाल। वंडरवाल ने जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी, यानी कि हमें जो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं PV इज इक्वल टू nRT, इसके अंदर थोड़ी बहुत ही, इसके अंदर इन्होंने थोड़ी करेक्शन की थी। ये भी हम लोग लेक्चर के एंड पर एक टॉपिक आता है वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन, उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वंडरवाल ने क्या क्या करेक्शंस की थी। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पोस्टुलेट बहुत इजी है, यानी कि द गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। हमें पता है जो गैसेस होती हैं, ये गैस ली है मैंने, कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने हीलियम गैस ली है। ठीक है, हीलियम ले लेता हूँ, या मैं ले लेता हूँ एक और कंटेनर लेता हूँ, इसमें आर्गोन गैस ले लेता हूँ, या एक और कंटेनर में ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ठीक है, ये सारी के सारी जो गैसेज हैं, इसका छोटा सा पार्टिकल, यानी कि ये छोटा सा पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि जब एटम्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल बनता है। एक ये एटम है ऑक्सीजन, ये इस फॉर्म में अकेला पाया नहीं जाता, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, दूसरा एटम इसके साथ कंबाइन होता है तो हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, उसने कहा जो गैस होती है, गैस का छोटा सा पार्टिकल्स, वो जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। द गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर गैस कंसिस्ट होती है। मिसाल के तौर पे हीलियम ले लेते हैं, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, ऑक्सीजन ले लें, हीलियम, नाइट्रोजन गैस ले लें। ठीक है, इसी तरह इधर भी इसका मैं अगर छोटा सा पार्टिकल इधर से लूँ तो मुझे हीलियम का ये मॉलिक्यूल मिलेगा। जो छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी गैस का, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ये तो था फर्स्ट पॉइंट गैसेस के मतलब। अब इसका दूसरा पॉइंट कि द गैस मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब हमें पता है कि गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा फासले के ऊपर होते हैं, उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ये बात हम लोगों ने जो जब चैप्टर शुरू किया था, उस वक्त गैसेस को जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उस वक्त हम लोगों ने देखी थी, द गैस मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, आर वेरी low. The gas molecules have very large spaces between them because they have very weak attractive force. गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये देखो,
ये इधर एक मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा, इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में फासले बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन अगर सॉलिड में देखें तो सॉलिड के फासला मामूली सा भी यानी कि बहुत ज्यादा कम होता है, इस लिक्विड की निस्बत भी बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। लेकिन गैसेस में हम देखें तो मॉलिक्यूल सेपरेट होती है, क्यों? इनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इस वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो थर्ड पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का वो ये है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मसलन फिर मैं अभी बताता हूँ आपको। अब इधर देखिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, इनकी जो एनर्जीज होती है काइनेटिक एनर्जी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इधर से इसको हीट दूं, ठीक है, जब मैं इसको हीट दूंगा यानी कि टेम्परेचर ज्यादा दूंगा तो टेम्परेचर देने के क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल तेज तेज भागना शुरू हो जाएंगे, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हमें ये पोस्टुलेट यही बताता है कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ठीक है, अगर सेम टाइप ऑफ गैस, मतलब ये ले लो मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, और इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, मासेस बेशक डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी हम देखें, अगर सेम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी मैंने 25 सेल्सियस कर लो, इसका टेम्परेचर भी 25 सेल्सियस है, ठीक है। अब सेम टेम्परेचर के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी आप देख लें और इसकी काइनेटिक एनर्जी देख लें, दोनों की सेम होगी। सेम टाइप ऑफ गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, ये तो था इसका चौथा पोस्टुलेट। अब एक और पांचवा पोस्टुलेट ये है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ ए कंटेनर दे एक्सर्ट अ प्रेशर, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ठीक है। इनका जो मोशन होता है वो लीनियर नहीं होता, ना सर्कुलर होता है, रैंडम होता है, कभी वो इधर गया कभी उधर गया कभी उधर गया, ठीक है। इस वजह से ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर किसके ऊपर? वॉल ऑफ ए कंटेनर, कंटेनर की वॉल के ऊपर दे एक्सर्ट अ प्रेशर। ये भी मैं लिखता हूँ। मसलन अब मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने गैस को फिल की है, ठीक है। ए टाइप ऑफ गैस ले लो, मेरे पास मैंने ए टाइप ऑफ गैस फिल की है, ठीक है। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन शो करते हैं, यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल इधर है कभी ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर से इधर चले जाएगा, इधर से इधर, ये मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो रैंडम है। रैंडम मोशन की वजह से ये जो वॉल के ऊपर जब ये स्ट्राइक करेंगे तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो हम उसको कहेंगे वो गैसेस का एक प्रेशर है, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा और छठा पोस्टुलेट ये है कि जो कोलिजन है गैसेस मॉलिक्यूल की वो हमेशा इलास्टिक होगी विद वॉल ऑफ कंटेनर या विद अनदर मॉलिक्यूल्स भी देख ले, लेकिन जो कोलिजन होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो हमेशा कोलिजन जो होगी इलास्टिक होगी। अब इधर देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने पोस्टुलेट लिखा है छठा पोस्टुलेट है, ये हमें बताता है कि जब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये देखो मेरे पास ये गैस कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई भी गैस ली है, ए टाइप ऑफ गैस मैंने ली है इसके अंदर, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैस का, जब ये इधर जाके स्ट्राइक करेगा इसका मोमेंटम ये लो एम वी है, ठीक है, एम वी है इसका मोमेंटम, ठीक है। जब ये इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस इधर बैक आएगा, ठीक है। जब बैक आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि इसका मोशन है, जिस स्पीड के साथ जिस मोमेंटम के साथ इसके साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये मोमेंटम इसका कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जितने मोमेंटम के साथ इसके साथ स्ट्राइक करेगा इसका मोमेंटम बिल्कुल उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मसलन आप लोगों ने देखा है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, मसलन एक बॉडी स्पीड से आ रही है और ये एक मेरे पास दीवार है, जब वो दीवार के साथ टकराएगी बॉडी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में जब गैसेस हैं, गैसेस के केस में गैसेस का जो मोमेंटम है जब वो इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद जब दोबारा वापस लौटेगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी मोमेंटम की, ठीक है। मसलन इधर प्लस एम वी है तो ये जब वापस आएगा इसका माइनस एम वी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेंज हमेशा चेंज इन मोमेंटम जो होती है वो कंजर्व रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि मोमेंटम जीरो हो जाए। इलास्टिक
मोमेंटम का मतलब यही है कि द इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि इस कोलिजन के दरमियान हमेशा उसका मोमेंटम जो है गैस मोलिक्यूल का वो कंजर्व रहता है, ठीक है। अब जो 7वां पॉइंट है ठीक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो ये है कि द मोशन गिवन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मोशन गिवन बाय अ कोलिजन। यानी कि हमें पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है, इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता। मसलन ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ठीक है, इस बोर्ड मार्कर को मैं नीचे ऐसे छोड़ूं तो ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ग्रेविटी ने इसे अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर गैसेस के केस में आए तो गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज ही बहुत ज्यादा छोटा होता है, साइज जब छोटा हो तो उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनके अलावा ये तो था हमारा 7वां पॉइंट। अब इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये जो दो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यही जो थ्योरी है जो हमारी गैसेस की जो हमने पोस्टुलेट पढ़े थे, वो 7 के 7 पॉइंट जो थे वो तो रियल गैसेस के ऊपर फॉलो होते थे, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं ये रियल गैसेस के ऊपर लागू नहीं होते, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ आइडियल गैसेस के ऊपर लागू होती है। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, रियल गैसेस कौन सी होती है? रियल गैसेस वो गैसेस हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आइडियल गैसेस वो होती हैं जो यानी कि इस दुनिया में पाई नहीं जाती, जिनके ऊपर ये गैसेस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल है, ये फुलफिल होते हैं। यानी कि ये जो लॉज होती हैं ये लागू होती हैं, ये आइडियल गैसेस के ऊपर लागू होती हैं, ठीक है, रियल गैसेस के ऊपर नहीं होते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहला जो पोस्टुलेट है ये जो रियल गैसेस के ऊपर लागू नहीं होता वो ये है, देयर इज नो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अजीब बात सुनी है कि ये देखो ये कंटेनर है, माना कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम है, ठीक है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम है यानी कि वो ज्यादा फासले पर है। ऐसा तो नहीं ना कि उनके दरमियान अट्रैक्शन है ही नहीं है, ठीक है, गैसेस के दरमियान। ये हमें बताता है पोस्टुलेट, ये सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर लागू होता है। ऐसी गैस जिसके अंदर एक्चुअल में कोई फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं है वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस और रियल गैस ये आगे डिटेल में इनको भी स्टडी करेंगे, लेकिन इधर आपने ये देखना है कि ये जो पोस्टुलेट है ये आइडियल गैस के ऊपर लागू होता है। आइडियल गैस के अंदर एक्चुअल में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं होती उनके मॉलिक्यूल के दरमियान, तो ये जो पॉइंट है ये आइडियल गैस के ऊपर लागू होता है और रियल गैसेस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, the actual volume of a gas molecule is negligible as compared to the volume of a container। यानी कि ये जो वॉल्यूम है, मसलन ये देख लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स गैसेस के ऐड किए हैं, ये मैंने इतने मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं, ठीक है, ये इतने मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए। जब मैंने इसके अंदर कंटेनर के अंदर ऐड किए हैं, हमें पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो भागते हैं एक दूसरे को, रैंडम मोशन शो करते हैं। जब मैंने इसके अंदर ऐड किए 2 मिनट में 1 मिनट बाद मैंने जब देखा तो मॉलिक्यूल्स इधर इधर चले गए, ठीक है, मॉलिक्यूलों ने यानी कि स्पेसेस अपने दरमियान काफी कर ली, क्योंकि मॉलिक्यूल ये गैसेस है वो प्रॉपर्टी रखती हैं कि वो एक दूसरे से काफी फासले के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है इस गैस का, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो नेग्लिजिबल है, वो यानी कि तस्वुर ही नहीं किया जाता एज कम्पेयर टू पूरे का पूरा अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम देखें उसके मुकाबले में ये है ही नहीं, ठीक है। अब ये बात तो गैसेस के मतलब यानी कि मुनासिब नहीं है, आइडियल गैसेस के ऊपर ये लागू होती है, लेकिन रियल गैसेस में ये यानी कि ये तो गैस का वजूद ही खत्म कर दिया है, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं तस्वर कर सकते रियल गैसेस में। लेकिन जब आइडियल गैस ली जाती है, आइडियल गैसेस में हम लोग किसी भी गैस है, ठीक है, गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल तस्वर कर सकते हैं उसके होल वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर के। क्यों? आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कायनात में, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती कायनात में तो हम लोग किस तरह यानी कि वो उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल लेंगे एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर, ठीक है। ये जो दो मेन पॉइंट्स थे, इस मेन पॉइंट्स के ऊपर मजीद आगे हमारे लेक्चर ये जो दो मेन पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मजीद आगे चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगी, ठीक है, डिटेल के अंदर इनको स्टडी करेंगे। ये दो पॉइंट्स थे जो सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर लागू होते हैं और ये रियल गैसेस के ऊपर लागू नहीं होते, ठीक है। अब ये जो हमने 9 के 9 8 9 जितने भी पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक इक्वेशन, ये जो क्लासियस ने पेश की थी ये इक्वेशन क्या है, ये मैं भी आपको लिख कर बताता हूँ। PV = 1/3 mnc², ठीक है। अब इधर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ ए गैस, M क्या है
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। एन इधर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल को, ठीक है। जो सी है, सी रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटीज को, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज होती हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसकी डेरिवेशन भी है, 2-3 पेज की इसकी डेरिवेशन है, वो हायर क्लासेस में हम लोग स्टडी करते हैं। एफएससी की बुक के अंदर इसकी डेरिवेशन नहीं दी गई, इसलिए हम लोग इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। सिंपल आप लोगों ने इसका फार्मूला तैयार कर लेना है, क्योंकि ये यूज होगा आगे हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा उधर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वेलोसिटीज को जमा करके, मसलन वन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है, जमा तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है, जितने भी हमारे पास Cn मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिवाइड कर दें, N1 प्लस N2 जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे गैस के हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, यानी कि ये डिवाइड करने से सबकी वेलोसिटी को जमा करें और टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो मीन आ जाएगा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका मैंने स्क्वायर क्यों लिया है वेलोसिटीज का, ये वेलोसिटीज है जो गैस के मॉलिक्यूल्स की, एक कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटीज क्या है। अब ये जो इधर स्क्वायर क्यों लेता है, स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि मसलन हम फर्ज कर लें कि गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी 2 mv वेलोसिटी है, ठीक है। जब वो कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब वो इसके साथ कोलाइड करेगा कंटेनर की वॉल से, फिर दोबारा ये इधर मूवमेंट करेगा। जब ये दोबारा मूव होगा तो इसकी वेलोसिटी जो मोमेंटम है वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये नहीं कि वो जीरो हो जाए, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में जब नेगेटिव भी वेलोसिटीज होती हैं उनका स्केयर ले लिया जाए तो वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। स्केयर जब इसका लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव बनकर हम लोग किसी के जो वेलोसिटीज होती हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसीलिए इसका स्केयर लिया जाता है। इसके बाद आ जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ये हमारे पास है 3RT/m, इसका अंडर रूट। ये कैसे निकल के आई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी थी, इसका हमने रूट लिया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको कह दिया। अब ये कैसे आई है, हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्वेशन हम लोगों ने PV = nRT, ये हम लोगों ने पढ़ी है पीछे। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV = RT, ठीक है। अब इधर ये इक्वेशन हमने जो पढ़ी है, PV = 1/3, PV = 1/3 mnc², ठीक है। अब PV की जगह अगर मैं RT लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं, RT = 1/3 mnc², ठीक है। R इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं R लिख देता हूं, ठीक है। अब इधर देखें, यहाँ पर जो m है, m क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब इधर जो n है, n रिप्रेजेंट करता है मोल को। हमने इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए 1, तो इधर मैं लिख दूं Na, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर का मतलब यही है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 6.02 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल है। इतने मॉलिक्यूल का मास, यानी कि हम इधर ये भी लिख सकते हैं कि मोलर मास, यानी कि एक मोल का मास Na मल्टीप्लाई करें m, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास m रिप्रेजेंट करते हैं इधर एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर का जितने एवोगैड्रो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है उनका सबका मास वो बराबर है नंबर मोलर मास के। यानी कि मोलर मास हमें बताया कि मोलर मास कैसे कहते हैं, मोलर मास यानी कि एक मोल का मास। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं m को लिख दें तो कोई मसला, इधर मैं लिख देता हूँ m, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट, m और na को, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करना है हमने, m इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m इधर आकर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों साइडों पर आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लें, इस साइड पर भी स्क्वायर ले लें, इस साइड के ऊपर भी स्क्वायर ले लें। ये इसके साथ कट गया तो ये बन गया मीन। ये पहले हमने जो वेलोसिटी ली थी वो c² थी, यानी कि वो क्या थी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमने क्या किया, रूट लेने के बाद ये बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये बराबर इसके आगे। ये इस तरह हम लोगों ने ये निकाली थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।